नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। अब एक बार फिर से हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंसा भड़की है और अब इस बार तो और ज्यादा बुरी तरीके से निशाना बनाया जा रहा है शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं को और इसी के साथ उनके पिता मुजीबुर रहमान के जो भी चीजें वहां पर मौजूद हैं उनमें तोड़फोड़ की गई है। उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इतने हालात जो भयावह हैं एक बार फिर क्यों हुए, क्यों शेख हसीना के पीछे वहां के कट्टरपंथी पड़े हुए हैं कि अब इन्हें 6 महीने हो जाने के बावजूद भी किसी भी तरह बांग्लादेश में वापस लाया जाए, उन्हें सजा दी जाए। और यह सब क्यों हुआ है, पंकज जी से हम जानेंगे। पंकज जी, क्या लगता है कि अब एक बार फिर जो ये हिंसा भड़की है, क्या ये आने वाले दिनों में और ज्यादा उसी तरह रूप लेने वाली है जो पिछले दिनों हुआ? नहीं चेतन, ये जो वर्तमान बांग्लादेश की सरकार है वो डरी हुई है और डर की वजह से ये हिंसा हुई है। एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। पहले एक ऑडियो मैसेज जारी किया और प्रदर्शन के लिए कहा था। 5 तारीख को इनका वीडियो मैसेज आना था और जैसे ही वहां की सरकार क्या है, जमाते इस्लामी सेना का एक हिस्सा और जो स्टूडेंट्स हैं जी, इनको जैसे ही पता चला कि शेख हसीना संबोधित करने वाली है, ये भड़क गए वहां पे। और एक हसनत अब्दुल्ला है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। नाम इन लोग बड़ा बढ़िया रखते हैं, काम भले ही कैसा हो, स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जबकि ये है बिल्कुल कट्टरपंथी आदमी। इसी को हसनत अब्दुल्ला को पीटा था उस दिन मौजूदा सरकार के जो खिलाफ उतरे हुए थे स्टूडेंट्स, उन्होंने। हाँ। हसनत अब्दुल्ला ने एक फेसबुक पोस्ट किया और उसने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि बुधवार रात तक बांग्लादेश एक फांसीवादी गढ़ से मुक्त हो जाएगा। और उसके बाद एक हिंसा करने की कोशिश है, क्योंकि इनके पास कोई रीजनिंग तो है नहीं, लॉजिक तो है नहीं। 3 महीने में ये चुनाव कराने का वादा लेकर आए थे जी। आज बताइए, आज तक चुनाव के दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है। जो लोकतांत्रिक पार्टियां थी वो इनसे नाराज हो गई है, वो अलग हो गए हैं। अब अराजक लोगों के हाथ में बांग्लादेश की सत्ता है। इन्हीं लोगों ने क्या किया कि वहां का एक धान मंडी इलाका है जहां शेख मुजीबुर रहमान रहा करते थे उस वक्त पहले, और उसी धान मंडी इलाके में अब उसे मुजीबुर रहमान संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। और जितने भी आप देखिएगा कि जब भी कोई विदेशी राजनयिक जाते थे, जैसे किसी देश के प्रधानमंत्री गए, राष्ट्रपति गए, तो वो संग्रहालय के दर्शन जरूर करते थे। वहां पर उनका विजिट होता था। उसी को तोड़ दिया है। और अभी भी जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार अभी भी वहां एक्सकावेटर लगा हुआ है और अभी भी तोड़ने की प्रक्रिया जारी है। उसको मतलब बिल्कुल समतल कर दिया जाएगा। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद, एक जगह पे हिंसा जानबूझ के भड़काए जाने के बावजूद, ये जमाते इस्लामी, वो स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो कि कट्टरपंथी संगठन है, हसनत अब्दुल्ला, वो और बांग्लादेश की फौज चुपचाप। क्योंकि जब वहां पूछा गया बांग्लादेश में जो सरकार चला रहे हैं उनसे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, आप तो हिंसा का सहारा ले रहे हैं, तो उन्होंने लिखा जश्न मनाने दो। वो जश्न उनके लिए है। ये भारत को भी धमकियां दी जा रही हैं। वो तो देंगे ही ना, उनके पास काम क्या है। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात अब तक जो मैं महसूस करता हूं, इस तरह से कोई देश नहीं चलता और लंबे समय तो बिल्कुल बिल्कुल साफ है सर कि ऐसे इस तरीके से हाथ में डंडे लेकर, बंदूकें लेकर, कनपट्टी पर सटाकर, उसके बाद तख्ता पलटकर कौन सा देश चल सकता है? नहीं, अच्छा बताइए ना, इतना हिंसा होने के बावजूद भी शेख हसीना ने संबोधन दिया है अपना। उन्होंने बहुत भावुक संबोधन कहा है। उन्होंने कहा कि आखिर गलती मेरी कौन सी है जिसकी वजह से सजा दी जा रही है? क्या मैंने आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया? मैं नहीं हूं, मेरी पार्टी नहीं है, फिर एक घर से इन्हें इतनी सारी क्यों समस्याएं हैं कि एक निर्जीव बिल्डिंग तक को इनको ढहाना पड़ रहा है? बिल्कुल। उन्होंने, शेख हसीना ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि याद रखें, इतिहास अपना बदला जरूर लेती है। उन्होंने कहा कि 1971 में भी इसी बिल्डिंग पर हमला करने की कोशिश हुई थी और इसी बिल्डिंग को नेस्तनाबूद किया गया था। और फिर वो मंजर आपके सामने है। ये रजाकार जो कि उस वक्त पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, आज फिर से सड़कों पे है। शेख हसीना का यह संबोधन था कि जब मैं वहां थी तो बताइए, बाजार गुलजार थे, अर्थव्यवस्था अच्छी थी,
देश दुनिया में बांग्लादेश का नाम था, आज क्या है? आपकी बिल्कुल। अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई है, सड़कों पे दंगाई घूम रहे हैं, हर जगह हिंसा हो रहा है, हर ओर सिर्फ एक ही नारा है कि बस इस्लामिक मुल्क बनाना है। लेकिन इस्लामिक मुल्क बना के करोगे क्या उसका? और उन लोगों का क्या होगा जो वहां रह रहे हैं? ये सब बातें कही है शेख हसीना ने अपने भाषण में। एक चीज और है, मैं आपको अब ये दूसरा पक्ष समझाता हूं। पिछले एक हफ्ते आप समाचार पर नजर डालिए, मैं बांग्लादेशी ढाका ट्रिब्यूनल और बांग्लादेशी का एक और कौन स्टार है, डेली स्टार एक अखबार है, उसको मैं देख रहा था। वहां 3-4 खबरें लगातार रही। पहली बात, अमेरिका ने हर तरह की आर्थिक सहायता बंद कर दी है और अमेरिका की देखा देखी जो भी वेस्टर्न कंट्रीज थे उन्होंने बांग्लादेश में आर्थिक सहायता बंद कर दी है। बांग्लादेश का एक्सपोर्ट, खास करके टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो ऑल टाइम लो पे है। बांग्लादेश में लोकतंत्र और चुनाव की मांग की जा रही है और इंटरनेशनल एजेंसियों से लेकर हर कोई कह रहा है कि वहां चुनाव कराओ, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो। ये कर नहीं पा रहे, करेंगे भी नहीं, इनका मकसद ही नहीं। हेलो जी, मैं कह रहा था कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू भी नहीं करेंगे और ये करना भी नहीं चाहते। ये एक अराजक लोगों की भीड़ है जिसके खौफ से वहां का बहुसंख्यक समुदाय अभी चुप है, फिलहाल खामोश है। वो शरीफ लोग हैं जो चुप हैं, वो व्यापारी हैं, वो अल्पसंख्यक हैं जिसमें लेकिन हिंदू भी नुकसान हैं, तो सीधा सीधा बौद्ध भी उनका हैं, हो रहा है ना, जैन। ये तोड़फोड़ और जो जब तख्ता पलट होता है, जो कितने हिंसा दिन होती है, तक? टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वहां की पूरी तरीके से तबाह करने की कोशिश की गई। कई जो फैक्ट्रियां थी बड़ी उनको बंद करना पड़ा। अच्छा एक बात बताइए, कितने दिनों तक इनका खौफ चलेगा? कितने दिनों तक जमाती इस्लामी शासन करेगा? और कितने दिनों तक बाजार बंद रखेंगे आप? कितने दिनों तक आप चुनाव नहीं कराएंगे? क्या आपको लगता है कि इन अराजक स्टूडेंट्स जिनके हाथ में हथियार है, भीड़ की शक्ल में ही आते हैं, हाँ। इस तरह हमेशा के लिए बांग्लादेश चल सकता है? नहीं। और ये सारी हिंसा की जा रही है वो डर के कारण की जा रही है। डरे हुए लोग हैं, इनको लग रहा है कि कहीं शेख हसीना फिर से न वापस आ जाए, इनको लग रहा है कहीं कोई चुनाव न करवाना पड़ जाए। इनको पता है कि जनबल इनके साथ नहीं है, ये एक हिंसक भीड़ है सिर्फ। नहीं बिल्कुल। और जो मोहम्मद यूनिस है वहां पर सो कॉल्ड अपने आप को बता रहे हैं कि मैं देश चलाऊंगा और मैं देश के लोगों के साथ न्याय करूंगा। बिल्कुल फेक नैरेटिव उनका है और पपेट के तौर पर जो काम कर रहे हैं। उन्हीं की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री हैं नाहिद इस्लाम, ये अपने आप को सूचना प्रसारण मंत्री वहां पर कह रहे हैं और वो कहते हैं कि अगर शेख हसीना नई दिल्ली में बैठकर किसी भी जरिए से यहां की राजनीति में दखल अंदाजी करती हैं तो उसका जिम्मेदार भारत खुद होगा। भारत को भी सीधे तौर पर यह धमकी है। बोलने दीजिए, डरा हुआ आदमी बहुत लोगों को धमकी देता रहता है, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो खुद डरे हुए हैं, उन्हें डर यह है कि शेख हसीना कहीं दोबारा रिवाइव न कर जाए, उन्हें डर यह है कि कहीं दोबारा चुनाव न हो जाए। वो स्थितियां देख रहे हैं। सेना में दरार है। सेना का एक बड़ा तबका, जिसे मैं मीरपुर कमांड कहता हूं, वहां मुख्यालय है और जो डिफेंस कॉलेज उनका है जो अफसरों को तैयार करता है, वहां के भी हेड हैं वो आसिफ साहब, वो शेख हसीना के तरफ। जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनसे और मोहम्मद यूनुस के संबंध बेहद खराब हो चुके हैं, बातचीत तक बंद है। एक फजलुर करके जो है वो इस हसनत अब्दुल्ला जिसके बारे में मैंने कहा, इसका सपोर्टर है वो, और सिर्फ वही है जिसको अगला आर्मी चीफ बनाने की बात कही जा रही है। उसके अलावा इनके पास सपोर्ट किसका है? सिर्फ कट्टरपंथी जो इस्लामिक मुल्क बनाना चाहते हैं, जो खलीफा राज स्थापित करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के पक्ष में है, सिर्फ उनकी ताकत इनके साथ है और कहीं नहीं है। अब तो वो डीप स्टेट ने भी इनसे हाथ खींच लिया है और ट्रंप के आने के बाद इसलिए ये ज्यादा डर। क्या कोई अभी बाहर की ताकतें वहां पर काम नहीं कर रही हैं? अभी नहीं करना है। अभी क्या है ना कि अभी देखिए तुरंत लोहा गर्म है, ये तुरंत जज्बात उभार कर आए हैं और अभी क्या कर रहे हैं कि जरा भी कोई कुछ बोलता है ये मारने दौड़ते हैं और 150 हजार की भीड़ लेकर दौड़ते हैं। थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। देखिए, गॉड फादर एक किताब है मारियो पुज़ो की, उसमें पहला लाइन ये है कि डिशेस एंड रिवेंज टेस्ट बेटर व्हेन कोल्ड। गर्मा गर्म तुरंत नहीं खा जाना चाहिए, अभी शांत होने दीजिए ना। कितना लंबा मोहम्मद यूनुस
के पास इतना नैतिक बल नहीं है कि वो बांग्लादेश की सरकार में हमेशा रह सके। वो डरपोक है, वो भागेगा। ये जो छात्र है हसनत अब्दुल्ला, जिसके दम पे ये लड़ रहे हैं, उसकी ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर पिटाई हुई है 2-4 दिन पहले। करने दीजिए अराजकता। लेकिन अब इस सब के बाद पंकज जी, जो वहां की सरकार है, मोहम्मद यूनुस हैं और तमाम जो मंत्री हैं, वो भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, इंटरपोल में जाने की बात कहते हैं कि प्रत्यर्पण संधि को आप माने और शेख हसीना को किसी भी सूरत में बांग्लादेश को सौंपा जाए। क्या इस हिंसा के बाद अब उनकी जो ये मांग है वो और ज्यादा दबी ही है, क्योंकि अब भारत और ज्यादा दिखाएगा कि हम कैसे छोड़ दें इस भीड़ में, इस भीड़ के हवाले? नहीं, और कोई भी जिम्मेदार देश इस तरह अराजक भीड़ के जिम्मे छोड़ भी नहीं सकता। और उनकी ओर से समझिए, वो भारत पे दबाव नहीं बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी सत्ता मेंटेन करने के लिए लोगों के क्रोध को चैनलाइज कर रहे हैं टुवर्ड्स इंडिया। क्योंकि वहां के लोग उनसे सवाल ना पूछे कि तुमने क्या किया पिछले 1 साल में, वो सवाल ना पूछे, इसलिए वो देशभक्ति और इस्लाम भक्ति बता रहे हैं कि अगर देखो असली मुसलमान हो तो देखो हिंदू राष्ट्र जो भारत है वो तुमको परेशान कर रहा है, या तुम अगर असली बांग्लादेशी हो तो देशभक्ति का जज्बा उभारो और भारत से लड़ो, ताकि यहां से मूल सवाल नहीं किए जा सके। कल को जाके वहां की ट्रेड बॉडी क्या पूछ रही है कि दुकानें क्यों बंद है, बाजार क्यों बंद है, फैक्ट्रियां क्यों बंद है, एक्सपोर्ट्स क्यों ऑल टाइम लो पे है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा है, बेरोजगारी क्यों बढ़ी है, इस तरह के सवाल लोग करना शुरू कर देंगे। तो इन सवालों को चैनलाइज करने के लिए हाथों में डंडे पकड़ो और भारत को गाली दो। ये पाकिस्तान की थ्योरी है। वो जब जब पाकिस्तान में संकट आता है तो भारत को गाली देना शुरू करता है। बिल्कुल देखिएगा पाकिस्तान में अभी आर्थिक हालात जितने बदतर होते जा रहे हैं, भारत विरोधी आवाजें उतनी ज्यादा तेज होती जा रही है, क्योंकि लोगों के गुस्से को कहीं ना कहीं तो चैनलाइज करना है ना। इंडिया को बहुत उकसाया गया कि किसी तरह की कोई कार्रवाई करे, भारत ने कार्रवाई नहीं की, यही उनका फ्रस्ट्रेशन। देखिएगा आराम से, आप भी यहीं रहेंगे, मैं भी यहीं रहूंगा। इस तरह से बांग्लादेश बहुत लंबा नहीं चलने वाला। ये अराजक भीड़ स्टूडेंट्स कितने दिन चलाएंगे? सारा सिस्टम तितर बितर हो जाएगा। सिर्फ इस्लाम के भावना के आधार पर उस सेंटिमेंट को उभार कर आप कितना लंबा शासन कर सकते हैं? अब मेरा आखिरी सवाल यही है, क्या इलाज है? इलाज देखिए, ये अपने कॉन्ट्राडिक्शन से खुद गिर रही है ये सरकार। देखिए, मोहम्मद यूनुस के साथ सेना प्रमुख की नहीं बन रही है, वहां नए सेना प्रमुख बनाने की योजना तैयार की जा रही है। इस संविधान के अनुसार वो रह नहीं सकता, ऐसे संविधान संशोधन करा रहा है। वैसे स्टूडेंट्स जो कोटा के खिलाफ आंदोलन करके आए, वो कह रहे हैं कि अब हमारे लोगों को कोटा दो नौकरियों में, क्योंकि हमने आंदोलन किया है। तो कॉन्ट्राडिक्शन है ना वहां पे। तो ये खुद ही आपस में, देखिएगा, आपसी विरोधाभास के कारण ये खुद ही आपस में लड़ेंगे एक समय बाद। और दुनिया का दबाव ये आएगा कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी की शुरुआत की जाए, चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत की जाए। जैसे चुनाव प्रक्रिया की मांग जोर पकड़ते जाएगी, वैसे वैसे चौतरफा दबाव इन पे बढ़ता जाएगा। पहली बार में ये फेक चुनाव कराने की बात करेंगे और उस तरह के कुछ रिग्ड इलेक्शन करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन वो भी नहीं टिकेगा। अंत में इनका परिणाम वही है जो हर देश में इस तरह हिंसात्मक भीड़ जो आती है उसका जो परिणाम होता है। बिल्कुल, आप किसी भी देश में देखिए, ये टिकाऊ नहीं रहते, ये जाते ही जाते इस तरह के। अब ये इलाज इनका जल्द हो, और क्योंकि वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं, खासकर हिंदू हैं, और उनको जिस तरीके से दिन ब दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, जो वहां पर चिन्मय दास हैं, उनको किस तरीके से कोर्ट ने जबरन गिरफ्तार, वहां की सरकार ने जबरन गिरफ्तार कर रखा है। हालांकि पिछले दिनों खबर आई कि कोर्ट ये पूछ रहा है कि क्यों, कब तक कस्टडी में और क्यों रखा जाए, तो बांग्लादेश सरकार के पास इसका कोई जवाब है नहीं। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है बांग्लादेश में, और भारत इस पर कैसे काम कर रहा है, इस पर भी नजर जो है वो बनी रहेगी। फिलहाल के लिए पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए आखिर क्या कुछ बांग्लादेश में चल रहा है, आगे क्या कुछ हो सकता है। हमारे दर्शक इस पर क्या कुछ कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें NMF न्यूज। नमस्कार।